everyone. Welcome to our channel that is Diya Educates. Smart Mind, Smart Solutions. तो बच्चे, आप जैसे कि जानते हो कि मैं हूं दिव्या कश्यप और मैं हूं आपकी साइंस एक्सपर्ट. एज फार एज माई एक्सपीरियंस इज कंसर्न, आई हैव इमेंस एक्सपीरियंस. मेरा 18 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है एंड आई एम एक्स फैकल्टी ऑफ सक्सेस सीरीज एजुकेशन, एक्स फैकल्टी ऑफ आईविज एजुकेशन, एक्स फैकल्टी ऑफ टीचिंग भारत, एक्स कंटेंट क्रिएटर ऑफ एग्जाम फियर, एक्स फैकल्टी ऑफ dronestudy.com और अब मेरा है अपना चैनल दैट इज दिया एजुकेट्स. राइट. तो बच्चे, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये चैनल बनाने का हमारा मेन मकसद ये है कि हम आपकी जो स्टडीज है जो उसको सिंप्लीफाई कर पाए और आपको जो आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि साइंस, इंग्लिश, मैथ्स, उसमें भी कुछ भी डाउट्स ना रहें. राइट. तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगर सब्सक्राइब करोगे तभी तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप हमारे डाउट सेशंस, लाइव क्लासेस इनमें आ पाओगे. एंड वन मोर थिंग, आप सब लोग फोन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड हो, सब लोग आजकल व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम ये सब यूज करते हैं. तो हमारा चैनल है टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक ये दिया गया है. तो करना क्या है, जो भी नए न्यू यूजर्स हैं जो टेलीग्राम यूज नहीं करते, आपको टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करना है और ये जो मेंशन लिंक्ड है ना, इसको आप फिल करो एंड बाय फिलिंग दिस लिंक यू विल ज्वाइन आवर चैनल ग्रुप वेयर यू कैन गेट द पीडीएफ्स, यू कैन गेट द डाउट सेशंस वेयर वी कैन मेक अ शेड्यूल ऑफ द लाइव क्लासेस. तो आप ये चैनल जल्दी से ज्वाइन करो फॉर द नोटिफिकेशन. और सबसे बड़ी बात, इस चैनल का नाम पढ़ा आपने, इट इज दियाज जेमस्टोन्स. राइट. सो यू आर माई जेम एंड वेरी प्रीशियस टू मी. सो प्लीज जल्दी से आप ये ज्वाइन करो और पहली बात, वीडियो शुरू होने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब करो. राइट. क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो ही नोटिफिकेशंस आएंगे और तभी आपका एक कोऑर्डिनेशन हमारे साथ बन पाएगा एंड दैट इज वेरी वेरी मस्ट. So let's start the session, and before starting I would need three things for you. One, your focus. Second, your focus. Third, your focus. Right, so let's start the session और देखते हैं कि आज का interesting topic कौन सा होने वाला है. Today we are going to start with very interesting chapter and the chapter is acid, bases and salts. But before we start that, मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ कि that what exactly is matter और अभी तक हम मैटर के बारे में क्या क्या चीजें पढ़ चुके हैं. So as you all know that matter is anything that occupies space and has mass, that is called as matter. अब आप अपने आसपास कितनी सारी चीजें देखते हो, आप चेयर देखते हो, आप टेबल देखते हो, आप पेन देखते हो, आप एक बुक देखते हो, कितनी सारी चीजें अगर आप अपने आसपास देखोगे यू विल कम अक्रॉस लॉट ऑफ थिंग्स. अब आप देखो, जब हम उन चीजों को रखेंगे तो दे विल ऑक्यूपाई सर्टेन स्पेस, right, and also they will possess certain mass. That means they form matter. They are regarded as matter. तो ये सारी चीजें जो आप यहाँ देख रहे हो, they all are regarded as matter. Almost you can say everything that is around us is matter because it occupies space also and it has mass also. तो मैटर के बारे में आप अभी जूनियर क्लासेस से भी बहुत कुछ पढ़ते आए हो. जैसे कि अगर हम कंपोजिशन की बात करें, मैटर की कंपोजिशन की, कि मैटर के अंदर प्रेजेंट क्या क्या है, तो कंपोजिशन के बेसिस पे हम मैटर को डिवाइड कर सकते हैं इनटू एलिमेंट, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स. राइट. ऐसे ही अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें, मतलब मैटर की एक सॉल्युबिलिटी प्रॉपर्टी को कंसिडर करते हुए देखें, तो हम मैटर को क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू सस्पेंशन, कोलॉइड्स एंड ट्रू सॉल्यूशन. सिमिलरली स्टेट्स भी होती है मैटर की, कि मतलब कि कोई सब्सटेंस रूम टेम्परेचर पे कैसे एग्जिस्ट करता है. तो उस अकॉर्डिंग स्टेट्स को देखते हुए मैटर को हम क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. राइट. तो दैट मीन्स कंपोजिशन के बेसिस पे भी हमने उसको डिवाइड कर लिया, सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे भी कर लिया, ठीक है, और स्टेट्स के बेसिस पे भी देख लिया. ऐसे ही मिक्सचर्स आपके पास दो तरह के होते हैं. एक हमारे पास होता है होमोजीनियस मिक्सचर, जिसका यूनिफॉर्म कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज आपको थ्रू आउट दिखता है, जैसे कि एक होमोजीनियस मिक्सचर है. और ऐसे ही हमारे पास होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज थ्रू आउट हमें नहीं दिखती है. सिमिलरली ऐसे ही अगर हम कंपाउंड्स को देखें तो कंपाउंड्स को भी हम दो कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज कर देते हैं. वन इज द आयनिक कंपाउंड एंड अदर इज द कोवेलेंट कंपाउंड. नाम से ही पता लग रहा है, आयनिक कंपाउंड्स आर दोज विच पोजेस द आयनिक बॉन्ड, मतलब उनमें जो लिंकेज है वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की कारण हुई है.
एंड इफ आई टॉक अबाउट द कोवेलेंट कंपाउंड्स, तो कोवेलेंट कंपाउंड्स में जो लिंकेज है दैट इज द कोवेलेंट बॉन्ड, दैट मीन्स म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस एंड दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ these compounds. So these all compounds which you can see here, they are all ionic compounds because these compounds are formed by transfer of electrons. और ये किस किस के बीच में है? मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में. सो मेक श्योर कि आपको याद रहे कि जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें आयनिक बॉन्ड होता है और आयनिक बॉन्ड हमेशा मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है. सिमिलरली दीज ऑल आर कोवेलेंट कंपाउंड्स, राइट, एंड दे आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. और किसके बीच में बनता है कोवेलेंट बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड बनता है हमेशा नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में, क्योंकि दोनों ही एक्सेप्टर्स होते हैं. ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं हो सकता, तो वो म्यूचुअली इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं. तो अब इतना सब कुछ मैटर के बारे में जानने के बाद हम एक और चीज पढ़ने वाले हैं, दैट इज द नेचर ऑफ मैटर. तो ये जो हमारा चैप्टर है बहुत बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, जैसे कि मैंने आपको बताया, क्योंकि यहां पे हमारे इतनी प्रॉपर्टीज में एक और प्रॉपर्टी ऐड होने वाली है, दैट इज द नेचर ऑफ द मैटर. तो नेचर ऑफ द मैटर की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि वी ऑल आर ह्यूमंस, राइट. आप अपनी फैमिली में भी रहते हो तो आपके फैमिली मेंबर्स में अलग अलग तरह का आपको नेचर दिखता है. कोई होता है जो बहुत केयरिंग होता है, कोई मेंबर होता है बहुत लविंग होता है, कोई मेंबर होता है जो थोड़ा सा आप कह सकते हो लड़ाका होता है. सो यू वी कम अक्रॉस डिफरेंट नेचर ऑफ पीपल अराउंड अस. फैमिली में नहीं, इवन इफ यू गो आउट विद योर फ्रेंड्स और इफ यू आर हैविंग फ्रेंड्स, तो आप देखते होगे कि हमारा नेचर सबके साथ सेम तो नहीं होता. So, like we possess this unique property, that is the nature. Similarly, जो chemical substances होते हैं उनके अंदर भी ये unique property होती है, that is उनका भी nature होता है. अब humans के अंदर तो nature में बहुत varieties मिलती है. Varieties in the sense अलग अलग तरह का nature देखने को मिलता है. बट जब हम केमिकल सब्सटेंसेस की बात करते हैं तो नेचर का जो कैटेगराइजेशन है वो इतना वास्ट नहीं है. तो वी कम अक्रॉस acidic substances, this is one of the nature. We come across bases and we come across the neutral substances, we come across the amphoteric substances, right, and these actually form the nature of the chemical substance. तो यही जो चार चीजें आपने पढ़ी हैं, acid, base, neutral और amphoteric, तो chemical substances का nature इनमें से ही कुछ होता है. Got it? तो ये इन सबका डिटेल डिस्कशन हम इस चैप्टर के अंदर करने वाले हैं. तो सबसे पहले हम लिस्ट कर लेते हैं टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर. सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द एसिड एंड द बेस कॉन्सेप्ट, कि कैसे पता लगता है कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है और कौन सा सब्सटेंस बेस है. So we will learn about the basic introduction, that means about acid and base, the basic concept. Then we'll learn about the Arrhenius concept of acid and bases, and then we will move on to the properties of acids and bases. Then we'll study about the indicators, right? Indicators बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है. आपको यहाँ पे पढ़ोगे आपके इंडिकेटर्स कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो आपको नेचर में मिलते हैं और उनको यूज करके हम मतलब उसका टेस्ट करके एक सब्सटेंस के साथ बता सकते हैं कि वो सब्सटेंस एसिड है, बेस है, न्यूट्रल है या एम्फोटेरिक है, राइट. सो वील लर्न अबाउट इंडिकेटर्स एंड इंडिकेटर्स के बाद हम यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट स्केल के बारे में पढ़ेंगे. अगेन इस स्केल का भी बहुत इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये भी हमें बताता है कि कौन से सब्सटेंस का नेचर क्या है, एंड दिस इज पीएच स्केल, दैट इज पीएच स्केल. एंड अपार्ट फ्रॉम इट वील स्टडी अबाउट द कंपाउंड्स, दैट इज वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड कास्टिक सोडा. So these all topics we'll be covering in this important chapter. So let's start with the first concept, that is the introduction about acid and base. अब अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ कि पहले जब साइंस इतना एडवांस नहीं था तो जो एक बेसिक डिफरेंशिएशन था एसिड और बेस के बीच में वो सिर्फ ये था, टेस्ट के बिहाफ पे उनको क्लासिफाई किया जाता था, और या आप कह सकते हो कुछ जनरल प्रॉपर्टीज के बिहाफ पे उनको क्लासिफाई किया जाता था. बट ये क्लासिफिकेशन इतना रिलायबल नहीं था. जैसे बोला जाता था कि जो भी सब्सटेंस टेस्ट के अंदर सोवर होता है दैट इज रिगार्डेड एज एसिड्स, और अगर कोई सब्सटेंस टेस्ट में बिटर है, कड़वा है, तो दैट मीन्स इट इज बेस. ऐसे ही बोला जाता था कि अगर कोई सब्सटेंस को आप टच करते हो और उसका टच सोपी है, दैट मीन्स इट इज बेस, राइट. और अगर कोई सब्सटेंस कोरोसिव है, मतलब कहीं पे गिरता है और जला देता है उस चीज को, दैट इज एसिड. बट
इन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे आप एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते हो। तो ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जो मैंने आपको बताई कि सोपी इन टच या टेस्ट के बिहाफ पे हमने उनको क्लासिफाई किया, दैट इज नॉट अ रिलायबल इंफॉर्मेशन, राइट। तो हमारे पास बहुत से साइंटिस्ट हुए जिन्होंने एक बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया, बहुत ही यूनिक अटेम्प्ट्स किए और सक्सीड भी हुए कि वो बता पाए कि सब्सटेंसेस का आप केमिकल नेचर किस तरीके से बता सकते हो। तो हमारे पास ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, वी हैव ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट, वी हैव लोएस कॉन्सेप्ट। बट ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम आपके स्टैंडर्ड तक नहीं पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में सिर्फ फर्स्ट कॉन्सेप्ट हम ध्यान से पढ़ेंगे, दैट इज द आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेस। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। आपको पता है कि आर्हेनियस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया कि कैसे आप किसी केमिकल सब्सटेंस को क्लासिफाई कर सकते हो एज एसिड और अ बेस। उन्होंने बोला कि कभी भी किसी का नेचर जानने के लिए कि वो एसिड है या बेस है, वी हैव टू मेक यूज ऑफ वाटर। कीप इन माइंड दिस इज द नेसेसरी कंडीशन दैट वी हैव टू मेक यूज ऑफ वाटर। तो हम क्या करेंगे, चलिए देखें। तो हमने एक बीकर लिया, ठीक है, बीकर के अंदर हमारे पास वाटर है। Now what we are doing, we are adding a substance to it. Got it? तो let's say हम इन बीकर को दो कर लेते हैं और अलग अलग सब्सटेंस इनमें ऐड करते हैं। Now let's say we have two beakers, both are filled with water, and now I'm adding one substance, let's say substance A to this first beaker and substance B to this another beaker. Got it? तो जब पानी के अंदर उनको डाल दिया तो हमने देखा कि पानी के अंदर वो सब्सटेंस घुलने के बाद कुछ आयंस में टूटा या नहीं टूटा। पहली चीज तो आपको यह याद रखनी है कि आयनाइजेशन हुआ कि नहीं हुआ। दैट मीन्स अ सब्सटेंस ब्रेक्स टू फॉर्म आयंस और इट डजंट ब्रेक। गॉट इट? तो अब आप देखो इस बीकर के अंदर आपको दिख रहा है कि ये ब्रेक हुआ और आप देख सकते हो हाइड्रोजन आयंस आपको यहां दिख रहे हैं, और इसके अंदर आप देखो आपको हाइड्रोक्साइड आयंस दिख रहे हैं। गॉट इट? एक और बीकर लेते हैं, लेट्स से वी हैव अनदर बीकर, और इसमें जो हमने सब्सटेंस डाला वो आयनाइज हुआ ही नहीं। दैट मीन्स उसने कुछ आयंस बनाए ही नहीं। गॉट इट? तो यहां से आर्हेनियस ने एक्सप्लेन किया अपने कॉन्सेप्ट को। उन्होंने कहा कि अगर आप कोई सब्सटेंस को पानी के अंदर डाल रहे हो, ठीक है, और पानी के अंदर डालने के बाद वो हाइड्रोजन आयंस दे रहा है, मतलब H पॉजिटिव आयंस दे रहा है, जैसे कि आपने इस बीकर के अंदर भी देखा, दैट सब्सटेंस इज रिगार्डेड एज एसिड। उस सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे, दैट इट इज एसिड। गॉट इट? ऐसे ही अगर आप किसी बीकर के अंदर कोई सब्सटेंस डाल रहे हो और आपको हाइड्रोक्साइड आयंस दिख रहे हैं, मतलब सब्सटेंस आयनाइज होकर OH नेगेटिव आयंस बना रहा है, दैट मीन्स दिस सब्सटेंस इज कंसिडर्ड एज बेस। This substance is considered as base. Got it? अब ऐसे ही आपने देखा कि एक और बीकर लिया लेकिन इसमें आयनाइजेशन हुआ ही नहीं, मतलब वो उसने कोई भी तरह के आयंस दिए ही नहीं। Got it? या फिर आप कह सकते हो कि उसने H पॉजिटिव भी दिया और उसने OH नेगेटिव आयन भी दिया, मतलब जितना H पॉजिटिव रिलीज किया उतना ही OH नेगेटिव आयन रिलीज किया। So that means this substance is neutral. This substance is considered as a neutral substance. Got it? तो definition देख लेते हैं। So acid is a substance which when dissolved in water produce hydrogen ions. So this is as per the Arrhenius concept. And if I talk about base, any substance which when dissolved in water produce hydroxide ion, that is regarded as base. Got it? And any substance which when added to water produce both hydrogen ions and the hydroxide ions and the concentration of both hydrogen and hydroxide ion is same, that is regarded as a neutral substance. So I think आपको समझ आ गया है कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, न्यूट्रल क्या होता है। एंड यू मस्ट बी थिंकिंग दैट आई हैवंट डिस्कस्ड द एम्फोटेरिक नेचर। तो अभी के लिए एम्फोटेरिक को आप अलग रख दो, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो अभी बेसिकली हमें एसिड, बेस और न्यूट्रल सब्सटेंस के बारे में पढ़ना था, एंड आई थिंक आपको समझ आ गया। एक और चीज मैं आपको बताती हूं, जब हम कोई सब्सटेंस जैसे हमने पानी में डाला और हमारे पास हाइड्रोजन आयंस आ गए, ठीक है, अब आप जब इसको अटेम्प्ट करोगे, इसका डेफिनेशन लिखोगे, सो प्लीज राइट हाइड्रोनियम आयन इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन आयंस। अब मैं आपको बताती हूं कि हाइड्रोनियम आयन क्यों लिखा है हमने। द रीजन बीइंग, जब आपने ये सब्सटेंस पानी में डाला तो इसने हाइड्रोजन आयंस दिए, दैट इज परफेक्ट, गॉट इट। लेकिन ये हाइड्रोजन आयंस
पानी के साथ मतलब H2O के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, दे फॉर्म H3O पॉजिटिव विच इज हाइड्रोनियम आयन, H3O पॉजिटिव. सो you can write in either way. You can write like this also, that a substance when dissolved in water produce hydrogen ions. That is also perfect. And even you can write the definition as the substance which when dissolved in water produce hydronium ion. And it is better if you write the hydronium ion one. Got it? And base I think आपको समझ आ गया और न्यूट्रल चीज भी आपको समझ आ गई. अब हम देखते हैं कि कौन से सब्सटेंसेस हमारे पास एग्जाम्पल्स है एज एसिड्स, बेस एंड न्यूट्रल सब्सटेंस. अब ये सारे जो आप फॉर्मूलाज देख रहे हो, these all are acids. These all are acids. The reason being, जब हम इनको पानी के अंदर डालेंगे, they will dissociate to form H positive, which will further combine with water to form hydronium ion. देखो, जैसे आपके पास है HCl. What is HCl? It is hydrochloric acid. ठीक है, नाम से भी पता लग रहा है, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से भी पता लग रहा है, क्योंकि जब HCl डिसोसिएट होगा इट विल फॉर्म H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, बट it will ionize only and only if it is dissolved in water. So it is mandatory to mention that a substance when dissolved in water, then it forms hydrogen ions or the hydroxide ions. Please do not miss it. आपको लिखना है कि वाटर उसके अंदर प्रेजेंट है, मतलब हम सब्सटेंस को पानी के अंदर डाल रहे हैं. ऐसे ही हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल है H2SO4, दैट इज द किंग ऑफ केमिकल्स. एंड व्हाट इज द नेम? सल्फ्यूरिक एसिड. तो सल्फ्यूरिक एसिड को जब आप पानी के अंदर डालते हो, इट फॉर्म्स 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव. Similarly, HNO3, H positive and NO3 negative, H2CO3 that is 2H positive and CO3 2 negative. तो इस तरीके से जो सब्सटेंसेस को पानी में डालने से हाइड्रोजन आयंस मिल रहे हैं, मतलब वो आयनाइज होकर हाइड्रोजन आयंस बना रहे हैं, दे आर रिगार्डेड एज एसिड्स. ऐसे ही हमारे पास अगर बेस की बात करें तो ये सब सब्सटेंसेस बेस है. अब देखो, जैसे आपके पास है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जब ये ब्रेक होगा तो इट विल ब्रेक टू फॉर्म Ca2 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव. तो हाइड्रोक्साइड दिख रहा है ना आपको आयन यहाँ पे, तो पानी में भी ये आयनाइज होगा और हाइड्रोक्साइड आयन देगा. ऐसे ही आपके पास है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इट विल ऑल्सो ब्रेक टू फॉर्म Mg2 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव. सिमिलरली वी हैव NaOH, that is a strong base. It will dissociate to form Na positive and hydroxide ion. Similarly for KOH. So these all are regarded as bases. Got it? तो इस तरीके से आप किसी एसिड को और बेस को पहचान सकते हो. एंड आई थिंक जो इंट्रोडक्शन में आपको समझाना चाह रही थी, दैट इज एज पर द Arrhenius concept of acid and base, that you got it. So let's move on to the next part where we are going to discuss the classification of acids and bases on different bases. तो पहले आप इस सबको पढ़ो and then come to the next class where we are going to classify the acids and base. So with this we come to an end of this session. I hope you like it and you got it right that what exactly is Arrhenius concept of acid and base. So let's start with the another topic, that is the classification of acid and bases. So till then, take care. Bye bye. Thank you.